हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे कल मैंने इसका पार्ट 1 ख़त्म किया था। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तो इसको आपने पहले देखा था, 3 भागों में बांट के हमने पढ़ना है। 3 भागों में बांटा गया है केंद्र राज्य संबंध को। सबसे पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध या कार्यकारी संबंध जो हम लोगों को आज पढ़ना है, तथा तीसरा जो है वो वित्तीय और आर्थिक संबंधों की बात की गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया थोड़ा सा हल्का रिवीजन हम लोग ले सकते हैं। हमने कल आपको बताया था, और आपने अगर वीडियो ना देखा हो तो पीछे जा कर के देख सकते हैं कि जो संविधान में इनका वर्णन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है। तो संविधान में इनका वर्णन भाग 11 और भाग 12 में आपको मिल जाता है। ठीक है, भाग 11 में कौन कौन संबंध मिल जाएंगे आपको? विधायी और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में क्रमशः अनुच्छेद 245 से 255 तक आपको मिल जाएंगे विधायी संबंध, जो कि आपने कल के लेक्चर में देखा होगा। और आज हम देखेंगे भाग 11 का ही भाग है। भाग 11 से ही संबंधित है अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों के बारे में। ठीक है, वित्तीय संबंध भाग 12 में प्राप्त होते हैं। जैसा कि कल हमने देखा था कि जो विधायी शक्तियाँ थी उनको 2 आधार पर बांटा गया था, एक क्षेत्र के आधार पर और दूसरा बांटा गया था विषयों के आधार पर। विषयों में आपने 3 सूचियों को देखा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो थी उस पर विधान बनाने का, अभी हम विधायी शक्तियों की बात कर रहे हैं, कल वाले को रिवाइज करें थोड़ा सा, उससे रिलेटेड ही ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो उसको अगर हम ध्यान से एक बार समझ पा जाएंगे तो ही ये आसान हो पाएगा, अन्यथा थोड़ा सा ये कठिन लग सकता है। इसलिए मैंने कहा संघ सूची वो होती है, ऐसी सूची है जिस पर विधान बनाने का पूर्ण अधिकार संघ का होता है, अर्थात केंद्र का होता है, संसद का होता है। राज्य सूची राज्य विधानमंडलों को अधिकार देती है, इसके अंतर्गत रखे गए विषयों पर विधान बनाने की शक्ति। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय रखे गए हैं जिन पर विधान बनाने का अधिकार दोनों को है। तो अगर हम संक्षेप में और बहुत ही आसानी से कुछ समझना चाहें तो ये समझ में आता है कि जिस विषय पर संघ कानून बनाएगा उस पर प्रशासन या कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संघ को करना है, अर्थात केंद्र को करना है। ठीक है, जिन पर राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य सूची के विषय, राज्य विधानमंडल जिन पर विधान बनाएगा उन पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल ही एकदम से क्लियर हमको हो जानी चाहिए। तो कल से ही ये निष्कर्ष समाज निकाल सकते हैं कि कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ संपूर्ण भारत में विस्तृत हैं। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ ये मैं बता रहा हूँ, अर्थात संघ सूची के विषय में बात कर रहा हूँ। कुछ मामलों को छोड़ करके वो हम सब आगे बात कर लेंगे। ठीक है, और शक्तियों का विभाजन इन पर किस प्रकार के किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके विषयों पर कार्यकारी शक्तियाँ किनके पास हैं? ठीक है, इनको देख लीजिए। तो कार्यकारी शक्तियाँ संघ सूची पर केंद्र को प्राप्त होती हैं, अर्थात जो संघ सूची के विषयों पर प्रावधान संसद बनाएगी उन पे हमारा केंद्र, ठीक है, दिल्ली सरकार, उस पर शासन प्रशासन और उनको कार्यान्वित करने की, एग्जीक्यूट करने की, उनको फंक्शनल करने की पावर संघ सरकार को होगी, संघ सूची के विषयों पर। क्लियर? राज्य सूची में जो विषय हैं, अर्थात जो राज्य विधानमंडल जिन पर विनियम बनाएंगे, जिन पर विधान बनाएंगे, उन पर उनको फंक्शनल करने की, एग्जीक्यूट करने की शक्ति किसके पास होगी? संबंधित राज्य को प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो ट्विस्ट है उसको ध्यान में रखिए, जहाँ कहीं अपवाद होता है परीक्षा में वहीं क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? समवर्ती सूची के वे विषय जिन पर दोनों ही विधान बना सकते हैं, आपकी यूनियन और स्टेट्स, ठीक है, दोनों ही विधान बना सकते हैं, उन शक्तियों को, उन विधानों को एग्जीक्यूट करने की शक्ति, उन शक्तियों, उन कार्यों को फंक्शनल करने की शक्ति किसको प्राप्त होगी? तो राज्य को प्राप्त होगी। किसको प्राप्त होगी? प्रथमतः राज्य को प्राप्त होगी। सामान्य दशा में आप कहेंगे राज्य को ही प्राप्त होगी। समवर्ती सूचियों पर प्रशासन करने की, कार्य करने की शक्ति किसकी होती है? राज्य को प्राप्त होती है। विधान दोनों बनाएंगे परंतु उसको कार्यान्वित कौन करेगा? एग्जीक्यूट राज्य को करना है। लेकिन संविधान द्वारा उपबंध बना करके केंद्र को भी हस्तांतरित की जा सकती हैं, अर्थात दोनों ही बनाएंगे लेकिन दोनों ही उस पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, प्रथमतः राज्य, और अगर संविधान उपबंधित कर दे, संसद ऐसा कोई उपबंध बना दे, तो
केंद्र को भी दिया जा सकता है उन पे कार्य करने को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। संघ सूची पे जो विधान बनेंगे उन पर शक्ति केंद्र को प्राप्त है, राज्य सूची के विषय को राज्य सूची के विषयों पर राज्य को प्राप्त है, समवर्ती सूची के विषयों पर भी राज्य को प्राप्त है, परंतु विधान बना करके संविधान द्वारा केंद्र को दी जा सकती है। क्लियर? मैंने काफ़ी संक्षेप में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप नोट बनाना चाहें तो शॉर्ट नोट आसानी से बना सकते हैं वीडियो को देख करके। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब देखिए, दूसरी हेडिंग, इसको लगभग 10 हेडिंग्स के अंतर्गत हमको पढ़ना है। ठीक है, एक तो हो गया ऊपर आपने देखा कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, सूचियों के अनुसार। दूसरा हम देखेंगे राज्यों एवं केंद्र के दायित्व क्या होते हैं। ठीक है, राज्य एवं केंद्र के दायित्व क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर भी देखा था कि संघ का अधिकार कार्यकारी शक्तियों में असीमित कहा जा सकता है। ठीक है, तमाम उपबंध हैं जो राज्य के अधिकार को प्रोत्साहन देते हैं, राज्य के अधिकार को ऊपर बताते हैं, राज्य के अधिकार को पर्याप्त बताते हैं, लेकिन फिर भी आप यह मन में एक किनारे मान लीजिए कि संघ का अधिकार कार्यकारी शक्तियों के मामले में असीमित है, वो राज्य के अधिकार को पूर्ण रूपेण रोक सकता है। ठीक है, पूर्ण रूपेण रोक सकता है, कहीं ना कहीं उस पर वो कर्ब लगाने का, उस पर रोक लगाने का अधिकार संघ अपने पास रखता ही रखता है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम देखेंगे राज्यों का दायित्व क्या है। ठीक है, दोनों के संबंध के बीच में राज्यों का दायित्व क्या होता है। राज्यों का दायित्व जब दोनों ने बना दिया, ठीक है, और दोनों के विनियम अपने बन के तैयार हो गए, तो उसमें राज्यों का भी कुछ दायित्व होगा, कुछ केंद्र का भी दायित्व होगा। तो राज्यों का दायित्व आप देख लीजिए। सबसे पहले ये मन में एक तरफ रख के रहिएगा, संसद का अधिकार असीमित है, संघ का अधिकार। राज्यों का दायित्व क्या है? सबसे पहला है संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना। संसद ने कोई नियम बना दिया, ठीक है, कि ये टैक्स इस प्रकार से वसूलना है, ठीक है, इस विषय पर हमने ऐसा बताया, ऐसा आपको करना है, तो वो राज्य उसको सुनिश्चित ही करेंगे, ये राज्यों का दायित्व है। ठीक है, दायित्व भी और ये निर्देश मत मान के चलिए, आदेश या बाध्यकारी मान के चलिए, तब समझ में आएगा। राज्यों का और दायित्व क्या होता है? राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित ना करना या इसे पूर्वाग्रह की स्थिति ना रखना मन में। ठीक है, अर्थात किसी राज्य में जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ सूची के विषयों पर केंद्र कार्य कर रहा है, उसको राज्य किसी प्रकार बाधित नहीं करेंगे, क्षति नहीं पहुंचाएंगे या इससे पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित नहीं होंगे। ये भी राज्यों के दायित्व में शामिल है। तो आपने क्या देखा, राज्यों के दायित्व को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है और वो बाध्यकारी है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, संसद ने जैसा कह दिया वैसा राज्य अपना शासन चलाएंगे। दूसरा, अगर संघ कोई कार्य कर रहा है, कार्यपालिका शक्ति को यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको ना तो बाधित करेंगे और ना ही उससे विरोध में कोई काम करेंगे, अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित भी नहीं रहेंगे। अब देखिए, मैंने ऊपर एक लाइन आपको बताई थी यहाँ कि संघ का अधिकार कार्यकारी शक्तियों में असीमित कहा जा सकता है, ये मैंने नोट में लिख दिया था अपनी तरफ से। तो इसको आप समझने के लिए नीचे की लाइन्स को देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। दो बातों को आपने देखा, दो बिंदुओं को आपने बिल्कुल ही क्लियर कर लिया। मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार करके, उपर्युक्त दायित्व बाध्यकारी है। ठीक है, कि जैसा संघ ने कह दिया वैसा शासन चलाना है, वैसा करना है, पहली चीज़ वो भी बाध्यकारी है, और कार्यपालिका शक्ति को जो केंद्र की है उसको बाधित नहीं करेगा राज्य, और ना ही उसको कोई चोट पहुंचाएगा, तो ये भी बाध्यकारी है। अगर इसको करने में असफलता दिखाई पड़ती है, असफलता की दशा में अनुच्छेद 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है उस राज्य में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन वैसे काफ़ी बार चर्चा का विषय रहा है, लेकिन फिलहाल अभी नियम के अनुसार हम ये जानेंगे कि अगर राज्य अपने दायित्व निभाने में, ठीक है, असफल रहते हैं तो अनुच्छेद 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है संबंधित राज्य या क्षेत्र विशेष पर। चलिए, अब ये तो हो गया राज्यों का दायित्व केंद्र के प्रति क्या है। फिर दूसरा हम नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों को केंद्र के निर्देश क्या हैं। ठीक है, केंद्र क्या निर्देश देता है, यह भी बाध्यकारी है। मैंने फिर वो लाइन याद रखिएगा, असीमित हैं केंद्र की शक्तियाँ, ठीक है, वो अपना जैसा चाहेगा वैसा करा के ही छोड़ेगा। तो केंद्र के ये निर्देश होते हैं, निर्देश ये लिखे हुए होते हैं, बट आप इनको अपने मन में समझने के लिए आदेश मान लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, आदेश बाध्यकारी होता है, करो ऐसा, आपको निर्देश का मतलब करना चाहिए आपको, परंतु यहाँ जो आशय है वो यही प्रतीत कराता है कि करना चाहिए या नहीं चाहिए, आप करो, करना चाहिए प्लस करो। ठीक है, राज्यों को केंद्र के निर्देश क्या क्या होते हैं। केंद्र जो अपनी कार्यपालक शक्तियाँ चलाता है
और संघ सूची के विषयों से संबंधित जो चीज़ें राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं उसमें केंद्र का निर्देश ये है कि आप इस प्रकार से हमारी हेल्प करोगे। हम लोग आखिर पढ़ क्या रहे हैं, केंद्र और राज्य के संबंध, कार्यपालक शक्तियों के संबंध में। तो राज्य को केंद्र निर्देशित करता है, आदेशित करता है कि आप अमुक प्रकार से मेरी हेल्प करो, इन चीज़ों की रख रखाव करो, इन चीज़ों की रक्षा करो जो कि मैंने आपके राज्य में करी है, जनता की भलाई और राष्ट्र की भलाई के लिए करी है। ठीक है, तो केंद्र इस प्रकार निर्देशित करता है कि संचार के साधनों को बनाए रखेगा वो राज्य और उनका रख रखाव करेगा। ठीक है, जैसे कि डाक तार बना दिया गया, उसके बाद ऐसा नहीं कि राज्य उसको उखाड़ के फेंक देगा, ऐसा नहीं कर सकता, बनाए रखेगा और टूट फूट पर उनकी मरम्मत भी करेगा, रख रखाव भी करेगा। राज्य को निर्देशित किया गया है केंद्र के द्वारा। राज्य में रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना, रेलवे की संपत्ति है, स्टेशन है, कोई नहीं तोड़ सकता उसको, राज्य से संबंधित कोई नियम विनियम बना करके उसको समाप्त नहीं किया सकता। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को मातृभाषा सीखने की व्यवस्था राज्य कराएगा, ऐसा भी निर्देश है। और प्राथमिक स्तर पर, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे समझिए आप कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को मातृभाषा सीखने की व्यवस्था राज्य कराएगा। ये भी केंद्र के निर्देश हैं राज्यों के प्रति। ठीक है, और नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन राज्य को करना होगा। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 निर्देश आपको प्राप्त हो रहे हैं। कौन सा? संचार के साधनों को बनाना व उनका रख रखाव करना, राज्य में रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना जो कि केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करना प्राथमिक स्तर पर, और अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण और उनका एग्जीक्यूशन कार्यान्वयन करना। ठीक है, ये राज्यों को निर्देश प्राप्त होता है केंद्र की तरफ से कि इतना काम आपको करना ही करना है। फिर ध्यान दीजिए, नोट है नीचे, असफलता की दशा में अनुच्छेद 365 याद रखिएगा, अर्थात इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा, बराबर ये सब बाध्यकारी हैं, जैसा कि ऊपर आपने यहाँ पे देखा हुआ था। उपर्युक्त दायित्व बाध्यकारी हैं। असफलता की दशा में अनुच्छेद 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये राज्यों के निर्देश में भी शामिल हैं जो कि केंद्र द्वारा दिए गए। अब देखिए, कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व, अब ये हेडिंग है कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों कुछ न कुछ कार्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, कुछ न कुछ कार्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कौन दोनों? केंद्र और राज्य की बात हम यहाँ कर रहे हैं, हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन की ही बात कर रहे हैं, तो वही दोनों प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यहाँ पर इनके संबंध में जो बातें दी गई उनको देख लीजिए। देखिए, सामान्यता और विशेषता, दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सामान्य क्या है और विशेष क्या है? तो पहले हम बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ों को देखते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा कठोर है, ये सामान्यता बात हो रही है। ठीक है, सामान्यता केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा कठोर है। कठोर का यह मतलब होता है कि उसको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात केंद्र अगर कह दे किसी राज्य से, एक्स राज्य से, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, किसी से भी कह दे कि हमारी इस विधायी शक्ति को तुम यूटिलाइज करो, उस पर तुम उपयोग करो, तो इतना आसान नहीं है कि तुरंत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य केंद्र अपनी विधायी शक्तियों को राज्य को नहीं दे सकता है। अर्थात केंद्र को जो विनियम बनाना है वो बनाना ही होगा। ठीक है, और केंद्र ही वो काम करेगा संघ सूची के विषयों पर। क्लियर? और दूसरा है, इकलौता राज्य भी राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने को नहीं कह सकता है। कल अगर आपने नया वीडियो देखा हो तो मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ वापस लौटिए और वहाँ पर देखिए, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। कम से कम 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य जब अनुरोध करेंगे, जब ही संसद जो है वो विनियम बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर, और वो नियम कहाँ तक लागू होंगे? सिर्फ उन्हीं राज्य क्षेत्रों पर। ठीक है, उन्हीं 2 या 2 से अधिक जिन्होंने अनुरोध किया था। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा? एक संकल्प पारित करना होगा विशेष बहुमत से, जैसा भी है वो कल देख सकते हैं आप, कल वाला वीडियो जा करके। तो यहाँ पर 2 बातें आपने सीखी। शक्तियों का बंटवारा कठोर है, किसके भी? संघ व राज्यों के मध्य। किसका? विधायी शक्तियों का बंटवारा कठोर है। केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और कोई अकेला राज्य भी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने को नहीं कह सकता है। ठीक है, ये क्लियर? ये इनके कार्य में है, इनका कार्य क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातों को, जो सामान्यता और विशेषता मैंने लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। सामान्यता कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा भी विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है सामान्य तौर पर। जैसा विधान बनाने को कहा गया है कि कोई राज्य को केंद्र यह नहीं कह सकता कि हमारे विषयों पर आप विधान बनाओ, तो उसी प्रकार कभी संघ ये भी नहीं कह सकता राज्य से कि तुम ऐसा है मेरे कार्य को कर दो।
ठीक है। और कोई राज्य भी नहीं कह सकता संघ से कि तुम मेरे कार्य को कर दो। तो इस प्रकार से चीज़ें सामान्यतः कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा विधायी शक्तियों के बंटवारे का अनुसरण करता है, आप समझ गए होंगे। और विशेष कंडीशन में, विशेषता अर्थात कुछ स्पेशल कंडीशन जब इम्प्लीमेंट करी जाएगी तब की बात हो रही है। राष्ट्रपति, राज्य सरकार, देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और राज्य विधानमंडल, चार को हमेशा याद रखिए। कल भी मैंने बताया था विधायी शक्तियाँ चारों के पास होती हैं, तो कार्यकारी शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं इन चारों के पास होती ही होती हैं। तो राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के कार्यकारी विषय उसे सौंप सकता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। राष्ट्रपति केंद्र के कार्यकारी विषय जिन पर केंद्र को कार्य करना था, ये विशेष बात हो रही है, कौन सौंप सकता है? राष्ट्रपति सौंप सकता है। क्या सौंपने का आधार क्या होगा? राज्य सरकार की सहमति। केंद्र के कार्यकारी विषय सौंप सकता है किसको? राष्ट्रपति, संबंधित किसी एक राज्य को या दो राज्य को या तीन राज्यों को, ये क्लियर। और उसको रिसीव कैसे? अब राष्ट्रपति ने सौंपना चाहा, ठीक है, राज्य सरकार ने सहमत कर दिया। अब राज्यपाल उसको रिसीव भी तो करेंगे, तब तो अपने यहाँ इंप्लीमेंट करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य राज्य में करवा सकता है, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, पूरा एक ही बिंदु है, इसको एक में मिलाकर समझेंगे। राष्ट्रपति संबंधित राज्य से सहमति लेगा और केंद्र के विषय को राज्य को सौंप देगा, ये राज्य एक्स को दे देगा, और उस संबंधित राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति लेगा और उस कार्य को अपने राज्य में करवाना प्रारंभ कर देगा। तो ये क्लियर हो गया, ये विशेष कंडीशन में। और सामान्यतः ऐसा नहीं होगा जो ऊपर आपने पढ़ा, सामान्यतः जो जिसका वो अपना कार्य करता रहे। अब यहाँ पर एक और बात आती है, ये तो इसको हम कह देंगे आपसी सहमति। ये जो विशेषता लिखा हुआ है इसको किस रूप में मान लीजिए? आपसी सहमति। किसके मध्य? किसके मध्य होनी है? केंद्र और अर्थात सेंटर और स्टेट के मध्य आपसी सहमति हो गई है कि राष्ट्रपति ने दे दिया, राज्यपाल ने उसको रिसीव कर लिया। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति हो गई और वो काम केंद्र का था और राज्य के पास वो चला गया। चलिए ठीक, राज्य ने उसको करवाना शुरू कर दिया। तो ये आपसी सहमति हो गई। दूसरी बात, अब थोपने वाली बात आ गई। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्रीय विधानमंडल के पास, केंद्रीय कार्यपालिका के पास, विधानमंडल नहीं है, कार्यपालिका का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर है। केंद्रीय कार्यपालिका के पास असीमित है, संघ के पास या केंद्र के पास असीमित है, वो राज्य से जैसे भी चाहे वैसे कार्य करवा सकती है या सकता है, ठीक है। तो यहाँ अब हो गया आपसी सहमति। ऊपर जो आपने देखा ये क्या है? थोप देना, ठीक है। संसद राज्यों की सहमति के बिना भी उनसे केंद्र के कार्यकारी कार्यों को करा सकती है, लेकिन ऊपर क्या लिखा था? राष्ट्रपति और राज्यपाल मिलकर वो कार्य कर रहे थे। संसद एक विनियम बना करके कह सकती है कि अमुक कार्य इस राज्य को करना है, और राज्य सहमति दे या ना दे उसको कराना ही पड़ेगा। जैसे कह दिया कि अमुक ये वैक्सीन डेवलप करी गई है, इसका टीका आपके यहाँ नागरिकों को लगाना है, ठीक है, तो लगाना है और लगाना है, ठीक है। या कोई भी कार्य, मैंने एक उदाहरण दिया है वो हाइपोथेटिकल है बिल्कुल। तो दो प्रकार से हो गया, एक देखा आपने आपसी सहमति से और दूसरा देखा आपने थोप करके, संसद विनियम बना करके, लेकिन राष्ट्रपति नहीं, इस कंडीशन में राष्ट्रपति नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा आपसी सहमति से हो गया, और दूसरी कंडीशन बन गई संसद राज्य की सहमति के बिना भी अपने कार्य को उसको दे सकती है, एक विनियम बना करके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो नोट मैंने लिख दिया है निष्कर्ष है पूरे का, जो आपने ऊपर दो लाइनें पढ़ी, ठीक है, कि कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा, उसका निष्कर्ष बस इतना सा है, वो ऊपर समझने के लिए था। अगर आप इसको ठीक से मनन करके समझते हैं तो क्लियर होगा। अतः केंद्र या राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग आपसी सहमति या विधान द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो आप जो पारस्परिक सहयोग है कार्य करने का, ये उसका केंद्र राज्य का, राज्य केंद्र का, तो पारस्परिक सहयोग से हो सकता है या विधान द्वारा स्थापित किया जा सकता है। लेकिन केंद्र दोनों विधियों का प्रयोग कर सकता है, जबकि राज्य सिर्फ प्रथम विधि का प्रयोग कर सकता है। तो राज्य कोई विधान बना करके जबरदस्ती थोप नहीं सकता संघ पर, ये क्लियर होना चाहिए। ये केंद्र हो गया और नीचे ये हो गए तमाम सारे स्टेट्स, तो ये दो विधियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। लेकिन इधर से सिर्फ एक विधि प्रयोग की जा सकती है, वो भी आपसी सहमति। और केंद्र कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? आपसी सहमति और विधान प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, कार्यों को आपसी सहमति से निपटारा कैसे करवाया जाएगा, ठीक है। इस दिशा में भी आपने देखा कि केंद्र सर्वोपरि यहाँ पर भी आपको प्रतीत हो रहा होगा, जैसा केंद्र चाहेगा वैसा ही होगा, राज्यों को करना ही होगा, नहीं तो क्या होगा? अनुच्छेद 365 याद रख लेना, तलवार लेकर खड़ा हूँ मैं, केंद्र हमेशा ऐसा कहता है, ठीक है। चलिए, अब बात आ गई केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग, आपसी सहमति के आधार पर क्या हो रहा था, अब प्रतिनिधित्व कैसा था किस क्षेत्र में, अब ये सहयोग क्या है।
ठीक है। सहयोग के लिए तमाम सारे नियम बनाए गए हैं, जैसे यहाँ देखते हैं, संसद अंतर्राज्यीय नदी जल और उसके प्रयोग, वितरण व नियंत्रण के विवाद पर निर्णय दे सकती है। ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में या केंद्र और किसी एक राज्य के बीच में किसी नदी जल को लेकर के, ठीक है, उसके प्रयोग, उसके वितरण को लेकर के कोई विवाद आ रहा है तो उसको कौन निपटाएगा? संसद निपटा देगी। ठीक है। चलिए, इस प्रकार कोई मुकदमा करना है तो कहाँ जाएगा? कमेंट में करिएगा। और चलो मैं बता दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट के कौन से क्षेत्राधिकार में आ रहा है नदी जल संबंधित विवाद? दो राज्यों के मध्य। ठीक है, ये हमको बताइएगा, एक स्टेट और दो स्टेट के मध्य। कमेंट में बताइएगा आप अगर समझ चुके हों क्वेश्चन तो। और नेक्स्ट है, अनुच्छेद 263 में ऐसा कहा गया, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और केंद्र क्यों करेगा? केंद्र व राज्यों के मध्य सामूहिक विषयों के महत्व की जांच करने के लिए। ठीक है, महासामूहिक महत्व के विषयों की जांच करने के लिए। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट है, संसद किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्राधिकरण का गठन कौन करेगा? संसद। ये सब पॉइंट्स नोट करा करिए। ठीक है, ऐसे नहीं मैं कोई लाइन पढ़ दे रहा हूँ, आपने सुन लिया और पीछे से वो भूल गया। तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है केंद्र व राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच करने के लिए। ठीक है, ऐसे जो सामूहिक महत्व के विषय जिन पर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर देगा। ठीक है, अनुच्छेद 263 में ऐसा कहा गया। और संसद क्या कर सकती है? आपसी सहयोग के लिए केंद्र व राज्य के बढ़ावा देने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित प्राधिकरण, वाणिज्य संबंधित प्राधिकरण आदि आदि, इस प्रकार के कोई प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल्स गठित करना संसद का काम होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और निकल के आते हैं कि जिनसे प्रतीत होता है कि यहाँ पर हमारे जो संविधान में वर्णन किया गया है, संविधान में दर्शाया गया है, केंद्र व राज्य पारस्परिक सहयोग की भावना व्यक्त करेंगे और उनका संबंध कैसा होना चाहिए प्रशासनिक तौर पर, कार्यपालिका को दुरुस्त करने के लिए उनका संबंध कैसा होना चाहिए। तो कुछ और बिंदुओं को हम देखेंगे जिनके आधार पर हम देख पाएंगे कि आपस में संबंधित हैं, दोनों का संबंध कैसा कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, आपातकालीन शक्तियाँ हो गई, आपातकालीन उपबंध हो गए, कैसे कैसे संबंध रहेंगे। तो अलग अलग टाइम पे संबंध बदलता भी रहता है, जैसे आपातकाल में संबंध बदल सकता है। ठीक है, और कुछ अन्य उपबंध और संविधानेतर युक्तियों की भी हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, जब हम अखिल भारतीय सेवाओं को चैप्टर में जाएंगे तो हम डिटेल स्टडी करेंगे इसका, लेकिन अभी हम इसको बहुत शॉर्ट में यहाँ देख लेंगे कि दोनों के संबंध को ये किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती हैं। IAS, ठीक है, सबसे पहले इसको ICS कहा जाता था 1947 में। 1947 में इसको IAS कहा गया, इसके पहले ICS कहा जाता था। IP, इंडियन पुलिस को इंडियन पुलिस सर्विस कह दिया गया। ये दोनों सेवाएं पहले से अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती थी। 1966 में एक और जोड़ दी गई, तीसरी अखिल भारतीय सेवा। ये छोटी सी चीज़ों को आप यहाँ याद कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? ऐसे लोक सेवक जो संपूर्ण भारत में अपनी सेवा देते हैं, ये तीनों याद कर लीजिए। 3 अखिल भारतीय सेवाएं, ये परीक्षा में आ चुका है। फिलहाल इसकी चर्चा हम डिटेल बाद में करेंगे, अन्यथा ये चैप्टर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चलिए, जो इस प्रकार के इनमें नियुक्त लोक सेवक होते हैं, केंद्र व राज्य दोनों में अपनी सेवाएं देते हैं। इससे भी प्रतीत हो रहा है कि दोनों में आपसी सहयोग की भावना है। केंद्र नियुक्त कर रहा है, राज्य की सेवा कर रहे हैं, और वो केंद्र की भी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि दोनों में आपसी सहयोग है। तो ये भी केंद्र राज्य संबंध का एक उदाहरण है, यहाँ पर भी परिलक्षित होता है। ठीक है, इन पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, जबकि पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का ही होता है। ये लाइन भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको यहाँ पर डाल दिया गया है। तो अखिल भारतीय सेवक होते हैं, IAS, IPS और IFS, ठीक है, वो नियुक्त केंद्र करता है। वो सेवाएं किसको देते हैं? राज्य को भी देते हैं और एज वेल एज केंद्र को भी देते हैं। उन पर तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है, जबकि पूर्ण नियंत्रण एट लास्ट कोई फैसला केंद्र सरकार करेगी उनके बारे में। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग भी एक ऐसी संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया। इसको फिलहाल ये सबका एक अपना चैप्टर है अपने, तो फिर देखेंगे 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग दोनों की ही चर्चा मिलती है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के संबंध में केंद्र व राज्य के संबंध निम्न प्रकार से, इसको हम देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि सिर्फ राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। तो आप देख रहे हैं, पूर्ण सद्भावना अर्थात मिलजुल के काम करने की प्रवृत्ति यहाँ पर प्रतीत हो रही है।
उनको नियुक्त राज्यपाल कर देगा, परंतु हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। फिर नेक्स्ट है, संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। अब ये भी देखिए, संसद एक सहयोगी के रूप में, अर्थात केंद्र एक सहयोगी के रूप में राज्यों की हेल्प करने संबंधित यहाँ पे दिख रहा है। संयुक्त लोक सेवा जिसको बोलते हैं JPSC, ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मत मान लीजिएगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, का गठन कर सकती है, जो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे, परीक्षाएं आयोजित कराएंगे, ठीक है, लोक सेवकों की नियुक्ति करेंगे। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इनमें कब वो जब ज्वाइंट हो जाएगा तो किसी एक राज्य क्षेत्र से बाहर के हाथ से बाहर निकल जाएगा तो उनमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और उनका टर्मिनेशन और सेवा से हटाना भी राष्ट्रपति का ही कार्य होगा। ये क्लियर हुआ? तो ये संसद और अर्थात केंद्र और राज्य के सहयोग की भावना दर्शा रहा है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति पर, राज्यपाल के निवेदन व राष्ट्रपति की स्वीकृति पर संघ लोक सेवा आयोग राज्यों हेतु कार्य कर सकता है, अर्थात राज्यों हेतु भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर सकता है स्वयं ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर UPSC संयुक्त भर्ती का आयोजन कर सकता है। स्वयं 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कह देगा कि ठीक है, एक भर्ती आयोजन कर दे रहे हैं जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और MP तीनों के लिए एक साथ PCS कैडर की नियुक्ति हम करवा दे रहे हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कम से कम 2 राज्य अनुरोध करेंगे संसद से, तब ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, एक बार इसको देख लीजिए हल्का सा, फिर बहुत डिटेल स्टडी करेंगे हम चैप्टर में आएंगे। तो अभी ये जान लीजिए कि इन क्षेत्रों में केंद्र राज्य का संबंध पाया जाता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, भारत में जो न्याय व्यवस्था एकीकृत है, ये भी केंद्र राज्य संबंध को दर्शा रही है। एक अगला पॉइंट है एकीकृत न्याय व्यवस्था। फिलहाल ये कैसे पता चलता है, इससे क्या पता चल जाता है? जिला एवं सत्र न्यायालय कई सारे होते हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट होता है, इसको उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर तमाम हाई कोर्ट से ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, अभी यहाँ हमको बता दीजिएगा कि कितने नंबर्स में, अर्थात कितनी संख्या में भारत में उच्च न्यायालय पाए जा रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। आज जब 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में कितने न्यायालय या उच्च न्यायालय भारत में पाए जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, जो हाई कोर्ट होता है, वैसे ये दोनों के अधीन एक प्रकार से हो सकता है। इनकी नियुक्ति, इनमें जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश। देखिए यहाँ पर लिखा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट अर्थात SC के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसमें रोल आ गया राज्य का भी राज्यपाल की वजह से, और केंद्र का भी रोल आ गया राष्ट्रपति की वजह से, लेकिन पदमुक्त या स्थानांतरण करने की पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को होती। तो यहाँ भी प्रतीत हो रहा है केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। संसद विधान द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। जैसे मैंने ज्वाइंट PSC कहा था, वैसे ज्वाइंट न्यायालय भी बन सकता है, जैसे कि वर्तमान में 2 है, महाराष्ट्र और गोवा के लिए 1 है, पंजाब हरियाणा के लिए 1 संयुक्त अलग से, ठीक है। तो ये 2 के लिए, ये 2 के लिए। चलिए, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और इसको ध्यान से देखिएगा, ये वित्तीय संबंधों में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपातकालीन अवधि में किस प्रकार के केंद्र और राज्य के संबंध होते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। जो मैंने सरसरी निगाह से देखने वाला था वो मैंने बताया आपको, और जो ऐसे हैं जिनको आपको सीरियसली और डीपली देखना चाहिए वो भी देखिए। आपातकालीन अवधि में क्या संबंध होते हैं, ठीक है। तो आपातकाल 3 प्रकार से हो सकता है भारत में, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तीनों पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। अनुच्छेद 352 के अनुसार इम्प्लीमेंट किया जाता है इसका, ठीक है। इसके अंतर्गत दोनों के कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियों में क्या फ़र्क पड़ जाता है, सिर्फ इतनी सी चर्चा हमको यहाँ करनी है। राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाता है, ठीक है। केंद्र राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है, और लेकिन राज्यों के किसी सिस्टम का निलंबन नहीं होता है। राज्यों का निलंबन नहीं, राज्यों के सिस्टम का निलंबन, या मुझको लिखना चाहिए था, नहीं होता है। राज्यों में जो कार्यकारी शक्तियाँ चल रही वो सब चलती रहेंगी, परंतु किसी अतिरिक्त निर्देश को केंद्र राज्य पर प्रभावी बना सकता है। क्लियर? क्योंकि वो पूर्ण नियंत्रण में। तो क्लियर हो गया। यहाँ से ऐसे ध्यान रखिए, जब भी आपातकालीन राष्ट्रीय आपात लगेगा, 352 इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो राज्य के सारे सिस्टम चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो सिस्टम केंद्र के अधीन हो जाएंगे, ये स्टेट है सेंटर के अधीन, इसलिए सेंटर कोई भी कार्य को रोकने के लिए, किसी अतिरिक्त कार्य को करने के लिए, किसी अतिरिक्त सिस्टम को फंक्शन में लाने के लिए कह सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति शासन में क्या प्रभाव पड़ जाता है दोनों के आपसी संबंध पर कार्यपालक शक्तियों को लेकर के।
ये जो राष्ट्रपति शासन होता है 356 अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है। यह संपूर्ण राज्य पर लग सकता है, राज्य के किसी एक भाग पर लग सकता है, किसी एक भाग पर भी लगता है या फिर संपूर्ण राज्य पर लग सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में समाहित हो जाएंगी। ये देख लीजिए, वहाँ क्या था, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ चल रही थी, परंतु यहाँ पर चलती नहीं रह जाएंगी। राष्ट्रपति स्वयं कार्यकारी विषयों पर राज्य को निर्देश दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा था दोनों में कि केंद्र राज्य को किसी विषय पर निर्देश दे सकता है, संसद दे सकती थी। ठीक है, और यहाँ पर कौन दे सकता है, राष्ट्रपति स्वयं। ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ संसद और यहाँ पर राष्ट्रपति। वहाँ पर राज्य के सिस्टम चलते रह जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर समस्त कार्यकारी शक्तियाँ टर्मिनेट नहीं बल्कि राष्ट्रपति में समाहित हो जाएंगी। जैसा राष्ट्रपति कहेगा वैसा ही होना है। ठीक है, तो ये फर्क हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय आपात के दौरान केंद्र राज्य संबंधों पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। वित्तीय आपात जब लगाया जाता है तो अनुच्छेद 360 के अनुसार लगता है। ठीक है, अभी तक फिलहाल लगा नहीं भारत में। केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति एक आदेश की यहाँ राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है कि राज्य कर्मचारियों जो भी उसमें हो उनका वेतन रोक दिया जाए या वेतन काट लिया जाए, वेतन कम कर दिया जाए, बढ़ाने का तो देगा नहीं। और उसमें शामिल कौन होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, इनका भी वेतन प्रभावित किया जा सकता है। और भी यहाँ पर एक बात जो मैंने नहीं लिखी वो ध्यान दे दीजिए, कल निश्चित तौर पे आएगा। एक पॉइंट यहाँ एक बिंदु लगा करके आप नोट कर लीजिए कि कोई भी धन या वित्त विधेयक जो राज्य से संबंधित है उसको राष्ट्रपति आगे आने वाले आदेश तक, आगे आने वाले समय तक होल्ड करा सकता है, कह सकता है इसको अभी हम जारी नहीं होने देंगे, इसको क्रियान्वयन में नहीं लाने देंगे। ठीक है, कार्यान्वित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये वित्तीय आपात था। तो इसलिए धन विधेयक और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति आदेश देकर होल्ड करवा सकता है। क्लियर, तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा। और क्या हो सकता है, राष्ट्रपति राज्य कर्मचारियों जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल, उनके वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है या अग्रिम आदेश तक उनके वेतन को रोक सकता है। चलिए, अब बात आती है अन्य उपबंध की। ठीक है, कि अन्य उपबंध जो हैं वो किस प्रकार से केंद्र संबंध को प्रभावित करने वाले होंगे। ठीक है, या उनके अंतर्गत केंद्र संबंध कैसा कैसा प्रदर्शन करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अन्य उपबंध देखिए, अनुच्छेद 355, इसमें दो बातें बताई गई हैं। केंद्र का यह कर्तव्य होगा। अब यहाँ पर जान लीजिए, केंद्र ने अब तक आदेशित किया है, अब यहाँ हो गया केंद्र के कर्तव्य। अब भाई आप अब तक आदेशित कर रहे हो, आप अपने अधिकार को यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, तो आपके कर्तव्य भी कुछ ना कुछ होंगे। तो 355 में उन कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। एक कर्तव्य, दो कर्तव्य। पहला है, केंद्र का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, संरक्षा करे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल याद रख सकते हैं आप। केंद्र का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, दो बातें, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति दोनों से राज्यों की संरक्षा और रक्षा करें। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप ही कार्य कर रही है। अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगी तो फिर क्या हो जाएगा, याद होना चाहिए, पहले बताया था, तलवार लेके खड़ा हुआ है। चलिए, यहाँ पर और केंद्र संबंध किससे परिलक्षित होता है, देखिए, ये है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यकाल इनका राष्ट्रपति की दया पर होता है, मर्जी पर होता है। राज्य की सभी रिपोर्ट केंद्र को राज्यपाल भेजता है। तो राज्यपाल से संबंधित ये है। केंद्र संबंध के बीच में एक अहम कड़ी है आपका राज्यपाल भी। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है जो राज्य में नियुक्त किया जाता है। संबंधित राज्य में एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, और राष्ट्रपति उसको जब चाहेगा नियुक्त करेगा, जब चाहेगा हटाएगा, अर्थात उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। यहीं पर एक क्वेश्चन आया हुआ था 2018 के पीसीएस में कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो वैसे कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है संविधान में, पर सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक है, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। अगर ये विकल्प में हो तो ज़्यादा ही बढ़िया, या ये लिखा हो कि राज्यपाल राष्ट्रपति की दया पर या राष्ट्रपति की मर्जी पर या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहेगा, समय वही तय करेगा, तो ये विकल्प ज़्यादा बेहतर होता है। परंतु 5 वर्ष लगा सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन कहीं वर्णित नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए, और राज्यपाल का कार्य क्या है कि सभी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट वो केंद्र को भेजता रहेगा। ठीक है, राज्य से संबंधित जिस राज्य में वह नियुक्त होगा। अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है केंद्र संबंध के बीच। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति कर सकता है।
जैसा कि ऊपर आपने देखा लोक सेवा आयोग के संबंधित, ठीक है। अब संविधानेतर युक्तियाँ भी कुछ हैं केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। देखिए इसके वैसे कुछ नियम बनाए गए या नहीं बनाए गए, संविधान में वर्णन है या नहीं है, परंतु केंद्र और राज्य दोनों का दायित्व होता है कि उनके संबंध हमेशा अच्छे रहें, तभी किसी राष्ट्र की उन्नति संभव है, अर्थात भारत की उन्नति संभव है। और कुल मिलाकर के दोनों का उद्देश्य होगा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो जनता की भलाई के लिए करे और देश के विकास के लिए करे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ऐसी भी चीज़ें की जाती हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है, जिनको हम संविधानेतर युक्तियाँ कहते हैं। तो इसके अंतर्गत परामर्शदात्री निकाय आ गए, जैसे नीति आयोग हो गया, पहले तो आपका योजना आयोग कहते थे इसको, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, ऐसे तमाम सारी परिषदों का गठन, ठीक है, जो केंद्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हैं। इन पर अलग अलग से हम देखते रहेंगे, चैप्टर सबके एक एक अलग अलग है। कुछ सम्मेलनों का वार्षिक आयोजन किया जाता है, जैसे राज्यपालों का सम्मेलन होता है एक बार वर्ष में तो उन राज्यपालों का सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है वर्ष में एक बार, तो उसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो जाएगा। मुख्य सचिवों का हो जाएगा तो कैबिनेट सचिव हो जाएगा। गृह, सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हो जाएगा तो उसका केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्षता कर देगा, ठीक है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होता है तो उस केंद्रीय वित्त मंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। इस प्रकार तमाम सारे सम्मेलन और संवैधानिक निकाय भी हैं। सम्मेलनों का उद्देश्य ये होता है कि एक दूसरे की बातें सुनी जाएं और संबंध को स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में, राष्ट्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक अच्छे सिरे से प्रयास किया जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पर वीडियो कम से कम 2 बार आपको देखना पड़ेगा, बता रहा हूँ। चैप्टर थोड़ा सा टफ है, फिर भी यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।